हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये क्वेश्चन हमारे पास HJS 2000, RGS 2014 और UPCJ 1985 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। मीनिंग में आ गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है वो एक सूट है जो फाइल की जाती है बाय मतलब द्वारा या फिर अगेंस्ट या फिर खिलाफ वन और मोर पर्सन्स के ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स अपने खुद के बिहाफ पे या दूसरों के बिहाफ पे जिनका सेम इंटरेस्ट है सूट में। जो कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेटिव सूट का वो स्टेट करता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स जो सिमिलरली इंटरेस्ट हैं सूट में, वन और मोर ऑफ देम, उनमें से दो या दो से एक या एक से ज़्यादा जो है वो परमिशन ऑफ कोर्ट के परमिशन के साथ या फिर कोर्ट के डिस्क्रिशन के साथ सू कर सकते हैं और उनको सू किया जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स अपने खुद के बिहाफ पे। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव सूट वो सूट है जो एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स के अगेंस्ट या फिर बाय उनके फाइल हो सकती है ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स अपने खुद के बिहाफ पे या दूसरों के बिहाफ पे जिनका सेम इंटरेस्ट है सूट में। ये हमारे पास डेफिनेशन है या मीनिंग है रिप्रेजेंटेटिव सूट का। सेकंड हम बताएंगे कि CPC में जो है कौन सा जो प्रोविज़न है वो डील करता है। तो इसमें आ गया हमारे पास ऑर्डर 1 रूल 8। कोई भी प्रोविज़न किसी भी आंसर में होता है, आप ट्राई कीजिए, आप उसको ब्रैकेट में पुट करें या बॉक्स में पुट करें। तो ऑर्डर 1 रूल 8 जो है कोड का, ये डील करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट के साथ, जो इनेबल करता है फाइलिंग ऑफ अ सिंगल सूट। एक सिंगल सूट फाइल की जा सकती है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स पर्सन्स जो इंटरेस्टेड हैं सब्जेक्ट मैटर में उस सूट के। तो सेकंड हम बताएंगे कि CPC का कौन सा प्रोविज़न है। नेक्स्ट हम बताएंगे ऑब्जेक्ट क्या है। जो ऑब्जेक्ट है इस प्रोविज़न का वो है सेव करना टाइम को और एक्सपेंसेस को, अवॉइड करना जो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स और प्रिवेंट करना हरासमेंट ऑफ पार्टीज़ को। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास कंडीशंस। फॉर द रूल टू अप्लाई द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। तो इस रूल को अप्लाई होने के लिए ये जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। पहला आ गया हमारे पास न्यूमरस पर्सन्स। जो टर्म न्यूमरस है वो डज नॉट मीन नंबरलेस। तो न्यूमरस का ये मतलब नहीं है कि नंबरलेस मतलब कोई भी नंबर ना हो। जो टर्म न्यूमरस है ये इम्प्लाई करती है एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जो डिफ़ाइन किए जा सकते हैं सफिशिएंटली, ताकि इनेबल किया जा सके कोर्ट को कि वो रिकॉग्नाइज कर सके ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द सूट। तो जितने भी सूट में इन्वॉल्व हैं पार्टिसिपेंट्स, उन सबको जो है रिकॉग्नाइज कर सके कोर्ट्स को। कोर्ट जो है इतने नंबर्स होने चाहिए उन पर्सन्स के। फॉर एग्जाम्पल इसमें आगे एक रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है ऑन बिहाफ ऑफ विलेजर्स के बिहाफ पे किसी विलेज प्रॉपर्टी के रेफरेंस में वो फाइल की जा सकती है इस रूल के अंडर। तो पहली कंडीशन है हमारे पास न्यूमरस पर्सन्स। दूसरी है हमारे पास सेम इंटरेस्ट। सेम इंटरेस्ट में आता है कि जितने भी कंसर्न्ड या रिप्रेजेंटेटेड हैं सूट में उनका जो है सेम इंटरेस्ट होना चाहिए सूट में। अब होता क्या है सेम इंटरेस्ट, ये नेसेसरी नहीं है कि कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो कॉमन होना चाहिए या फिर उनके सबके पास जो है एक कॉमन ग्रीवियंस होना चाहिए। ग्रीवियंस हमारे पास बेसिक मतलब होता है तकलीफ़ होनी चाहिए। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो सबकी जो है कॉमन होनी चाहिए। केस आ गया इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है और लैंडमार्क जजमेंट है, तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें आंसर में। केस है हमारे पास TN हाउसिंग बोर्ड वर्सेस TN गणपति 1990 सुप्रीम कोर्ट। फैक्ट्स हैं इसमें हमारे पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी जो अलॉट की गई थी लो इनकम ग्रुप्स को। अब प्राइस के सेटलमेंट के बाद जो है एक्सेस डिमांड की गई बोर्ड के द्वारा, जो चैलेंज किया गया अलॉटीज़ के द्वारा। कंटेंशन इसमें क्या दी गई है, तो इसमें कंटेंशन दी गई कि ये सूट जो है ये मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि सेपरेट डिमांड नोटिस भेजे गए थे हर एक अलॉटी को, गिविंग राइज टू सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन। तो बेसिकली इसमें जो सेम इंटरेस्ट वाली कंडीशन है वो चैलेंज की गई थी और ये कंटेंशन था कि क्योंकि सेपरेट डिमांड नोटिसेस भेजे गए थे हर एक पर्सन को, तो सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो कोई कॉमन जो है या सेम इंटरेस्ट नहीं है पार्टीज़ का। हेल्ड क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कंटेंशन और हेल्ड किया गया कि सूट जो है मेंटेनेबल है एज रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको रिप्रेजेंटेटिव सूट माना। थर्ड कंडीशन है हमारे पास परमिशन और डायरेक्शन ऑफ कोर्ट। तो जो रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो फाइल की जा सकती है
अगर कोर्ट जो है वो परमिट करता है कि किसी भी पर्सन को कि वो सू कर सकता है या सू किया जा सकता है दूसरों के बिहाफ पे, या फिर कोर्ट इटसेल्फ मतलब खुद ही डायरेक्ट करता है 2 और मोर पर्सन्स को कि वो सू कर सकते हैं या सू किए जा सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, तो ये दोनों तरीके से हो सकती है। ये जो है पार्टीज़ खुद भी जो है फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन की परमिशन के लिए, जिसमें कोर्ट जो है परमिशन ग्रांट कर सकता है, या कोर्ट खुद भी जो है डायरेक्शन दे सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं। ये जो परमिशन है ये एक्सप्रेस होनी चाहिए या इम्प्लाइड भी हो सकती है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो गिवन नहीं है कोड में। फोर्थ कंडीशन आ गई हमारे पास नोटिस। सिंस जो जजमेंट है रिप्रेजेंटेटिव सूट में वो ऑपरेट करती है एज रेस जुडिकेटर और बाइंड करती है सारी की सारी पार्टीज़ को जो रिप्रेजेंट की गई हैं, इसीलिए ये नेसेसरी है कि जो है नोटिस दिया जाना चाहिए टू ऑल सच पर्सन्स। तो हर एक पर्सन को या सभी पर्सन्स जो इन्वॉल्व हैं उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, अदरवाइज जो डिक्री है वो बाइंड नहीं करेगी। ये जो नोटिस है ये पर्सनल सर्विस से भी दिया जा सकता है, लेकिन हर किसी पर्सन को अगर प्रैक्टिकल नहीं है जो है नोटिस देना, तो ये पब्लिक एडवर्टीजमेंट जैसे न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू भी जो है ये दिया जा सकता है। ये हमारे पास बताया गया है रूल 8 क्लोज 2 में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास हु में इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो फाइल की जा सकती है एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स के द्वारा कोर्ट की परमिशन के साथ या कोर्ट के डायरेक्शन के साथ। इसमें रूल जो है 8 क्लोज 3 वो क्या प्रोवाइड करता है कि जब एक पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकता है कि उसको ऐड किया जाए एज अ पार्टी आफ्टर सच सूट इज़ इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट। तो सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद भी कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है कि मुझे एज अ पार्टी ऐड किया जाए। और इसमें रूल जो है हमारे पास 8 क्लोज 5 वो फर्दर प्रोवाइड करता है कि जो पर्सन सू कर रहा है या डिफेंड कर रहा है वो प्रोसीड करेगा ड्यू डिलीजेंस के साथ, अदरवाइज जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा एज अ पार्टी फ्रॉम द सूट। तो उसको रिमूव भी, तो इसमें बेसिकली ये है कि पार्टी को ऐड भी किया जा सकता है और उसको जो है रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये दो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं इसमें। नेक्स्ट आ गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, अबैंडनमेंट और कॉम्प्रोमाइज़। तो कोई भी अबैंडनमेंट, विड्रॉल या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव सूट में अनलेस, तो दो कंडीशंस में हो सकता है। पहली है हमारे पास जब कोर्ट ने जो है नोटिस दे दिया है सभी पर्सन्स को जो इंटरेस्टेड हैं सूट में, ये हमारे पास रूल 8 क्लोज 4 में गिवन है एंड। और दूसरा आ गया हमारे पास जब कोर्ट जो है वो ग्रांट कर देता है लीव टू कॉम्प्रोमाइज सब सूट, तो कोर्ट ही ग्रांट कर देता है लीव कि कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं सूट को, ये हमारे पास गिवन है ऑर्डर 23 रूल 3B में। इस पे जो है अबैंडनमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्कर में, तो आप थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव सूट को एक्सप्लेन कर देंगे, अबैंडनमेंट वाला पोर्शन लिख देंगे और कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव सूट ये नेसेसरी है कि ऑब्टेन की जा सके लीव जो है कोर्ट की बिफोर कोर्ट जो है ग्रांट करे लीव। कोर्ट को जो है नोटिस देना है उस मैनर में कि जो उसको ठीक लगता है उन पर्सन्स को जो अपीयर करते हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं सूट में। तो बेसिकली सभी पर्सन्स को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नोटिस देना ज़रूरी है जिस हिसाब से कोर्ट को ठीक लगता है। तो इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि ये 10 मार्कर या 15 मार्कर के हिसाब से है। 5 मार्कर में हमारे पास अबैंडनमेंट वाला पोर्शन आ सकता है और बेसिकली केस लॉ इसमें एक ही है, लेकिन रीसेंट केस लॉज की एक अलग से जो है प्लेलिस्ट बनेगी, तो आप उसमें जाके रीसेंट केस लॉज भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ जो है कवर कर लिया है। सो थैंक यू।